लाइफ में कुछ सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ों में से एक है हमारे रिलेशनशिप्स और स्पेशली हमारे रोमांटिक रिलेशनशिप्स जो मैन्यूवर करने थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। ऐसा बहुत हद तक इसलिए भी होता है क्योंकि हमें लगता है कि रिलेशनशिप तो हमें आते ही हैं, उसमें हमें कुछ सीखने समझने की तो ज़रूरत ही नहीं है। बाकी सारी चीज़ों में जहाँ हम अपने एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगाते हैं, रिलेशनशिप को अब हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा इस तरह से मानते हैं कि हमें लगता है हम जैसे हैं वैसे ही चल जाएगा। उसमें हम कुछ भी अलग से एफर्ट्स नहीं लगाते खुद को चेंज करने में, अपने रिलेशनशिप पैटर्न्स को चेंज करने में। तो जो जैसा है वैसा चलता रहता है। बहुत सारे पैटर्न्स हैं जो हम फॉलो करते रहते हैं और उसमें कुछ भी तब्दीली लेकर के नहीं आते, जिसकी वजह से हमारे रिलेशनशिप्स हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है। आज इस वीडियो में मैं एक बुक के बारे में बात करने वाली हूँ, जिसमें हम अटैचमेंट स्टाइल्स को स्टडी करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारा अटैचमेंट स्टाइल क्या है और जिसके साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं उनका अटैचमेंट स्टाइल क्या है। जब हमें ये पता चल जाता है हमारे और सामने वाले के अटैचमेंट स्टाइल के बारे में, तो हम बहुत हद तक उनके या अपने पैटर्न्स को, स्पेशली अपने पैटर्न्स को थोड़ा बहुत ट्वीक कर सकते हैं और रिलेशनशिप्स को अच्छे से मैनेवर कर सकते हैं। और अगर हम अभी एक रिलेशनशिप में हैं ही नहीं, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा ये समझना कि हमारे लिए क्या वर्कआउट करेगा और क्या नहीं। तो जिस बुक की मैं आज बात कर रही हूँ वो बुक है अटैच्ड, जिसके अंदर 3 तरीके के अटैचमेंट स्टाइल्स के बारे में बात की गई है: अवॉइडेंट, सिक्योर और एंग्शियस। इससे पहले कि मैं रिलेशनशिप्स के बारे में बात करूं, मैं आपको पहले ये तीनों अटैचमेंट स्टाइल्स के बारे में डिटेल में बता देती हूँ। जो सबसे पहला अटैचमेंट स्टाइल है वो है सिक्योर। एक सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल जिसका होता है, वो बहुत ही डिपेंडेबल होता है। उसे वो बहुत ज़्यादा क्लिंगी भी नहीं होता और बातों को अवॉइड भी नहीं करता। अगर कोई इमोशनल डिस्कशन हो रहा है, तो वो बहुत ही कामली वो इंसान उन बातों को कर सकता है। कोई डिफिकल्ट कन्वर्सेशन हो रही है, वो भी बड़े आसानी से बहुत ही अ, बहुत ही आसानी से वो डिफिकल्ट कन्वर्सेशंस भी कर पाते हैं। सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल ऑफ पीपल आर वेरी इमोशनली डिपेंडेबल, दे आर इमोशनली अवेलेबल। ऐसा नहीं होता है कि आप कोई बात कर रहे हैं और वो अचानक से बस रोना चिल्लाना शुरू कर देना ही ये होता है कि वो उन बातों को अवॉइड करें। एक सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल वाला इंसान दूसरे इंसान को भी बहुत ही सिक्योर फील कराता है, बहुत ही सेफ फील कराता है एक रिलेशनशिप में। दूसरे तरह का जो अटैचमेंट स्टाइल है वो है एंग्शियस टाइप ऑफ अटैचमेंट। एक एंग्शियस टाइप ऑफ अटैचमेंट में इंसान को वैलिडेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है। बहुत ज़्यादा क्लिंगी हो जाता है ऐसा इंसान, उसे क्लोजनेस बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, अप्रूवल बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, एक पार्टनर का बार बार रीअश्योरेंस बहुत ज़रूरी होता है कि वो उसे प्यार करता है या नहीं, उसकी कमिटमेंट का कंफर्मेशन उसे बार बार सुनना ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा वो एक रिलेशनशिप में बहुत ही क्लिंगी और ओवर सेंसिटिव होते हैं और उन्हें बार-बार ऐसा लगता है कि कोई उन्हें छोड़ के चला जाएगा या जिस रिलेशनशिप में वो हैं, वो इंसान उन्हें छोड़ के चला जाएगा। और इसी वजह से उन्हें बार-बार रीअश्योरेंसेस की ज़रूरत होती है कि सामने वाला इंसान उन्हें बहुत प्यार करता है और उन्हें छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। तीसरे तरीके का जो अटैचमेंट स्टाइल होता है, वो होता है अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल। इसमें इंसान सेल्फ रिलायंस और इंडिपेंडेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है और जब इन्हें बहुत ज़्यादा क्लोजनेस फील होती है तो इन्हें अच्छा नहीं लगता, या इमोशनल डिपेंडेंसी अगर इनके ऊपर होती है तो वो भी इन्हें अच्छी नहीं लगती है। इस तरह के लोग जिनका अटैचमेंट स्टाइल अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल होता है, ऐसे लोग मिक्स सिग्नल्स देते हैं और जैसे ही आप क्लोजनेस बढ़ाने की कोशिश करेंगे उससे भागने की कोशिश करने लगते हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा क्लोजनेस पसंद नहीं होती। इनफैक्ट ये उन्हें बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कराने लगती है। दे टेंड टू शट डाउन, विथड्रॉ और अवॉइड इमोशनल काइंड ऑफ डिस्कशंस। ये इंटीमेसी से अट्रैक्ट तो होते हैं, लेकिन जैसे ही चीज़ें ज़्यादा इंटीमेट होने लगती हैं, क्लोजनेस बढ़ने लगती है, इन्हें बहुत सफोकेशन होना इन्हें बहुत ही सफोकेटिंग फील होने लगता है और ये खुद को वहाँ से विथड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। नाउ अंडरस्टैंड, किसी भी इंसान का, चाहे वो एक सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल का इंसान हो या एंग्शियस या अवॉइडेंट, इन तीनों ही केसेस में ऐसा नहीं है कि कोई इंसान हमेशा एक ही तरीके का हो सकता है। उनके ट्रेट्स थोड़े ज़्यादा या कम हो सकते हैं। ये जो 3 अटैचमेंट स्टाइल्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ये एब्सोल्यूट फॉर्म में आपको कभी भी किसी में भी नहीं मिलेंगे। इनका प्रोपोर्शन कम या ज़्यादा मिलेगा और इसी वजह से इवन इफ यू बाय डिफॉल्ट रन फ्रॉम अ सिक्योर स्टाइल ऑफ अटैचमेंट, देयर कुड बी समबडी जिनके क्लोजनेस की वजह से या जिनके आपके आसपास होने की वजह से, उनके पैटर्न्स की वजह से आपका जो अटैचमेंट स्टाइल है वो सिक्योर से एंग्शियस या फिर अवॉइडेंट भी हो सकता है। ये समझना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में होते हैं और उससे हम बाहर नहीं निकल पाते हैं और कई बार हमें खुद पे डाउट्स होने लगते हैं कि क्या मुझे कमिटमेंट इश्यूज़ हैं? क्या मैं बहुत क्लिंगी हूँ? क्या मैं सिक्योर इंसान नहीं हूँ?
हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आपको ये बातें खुद से करने की ज़रूरत होती है, खुद से समझने की ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर आपको नहीं पता होगा कि आपका अटैचमेंट स्टाइल क्या है, आपके पैटर्न्स क्या हैं, क्या आप हर इंसान से उसी तरीके से बिहेव करते हैं, या या फिर अगर आपके मल्टीपल रिलेशनशिप्स रह चुके हैं, या फिर इवन आपके फ्रेंडशिप्स में या इन योर चाइल्डहुड आपके पेरेंट्स के साथ आपके किस तरीके के रिलेशनशिप्स थे, अभी किस तरीके के रिलेशनशिप हैं, किन बातों पे आपके लिए बात करना आसान है, किन पे नहीं, आपको कितना रीअश्योरेंस चाहिए होता है, कितना नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हम एक रिलेशनशिप में हैं और आपके पास पुख्ता रीजंस हैं अ, कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि सामने वाला आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा। हो सकता है उस वक़्त वो इंसान आपको ये फील कराए कि अ, आप बहुत ज़्यादा क्लिंगी हैं, बट एक्चुअली में वो ही अवॉइडेंट हो। उसका अटैचमेंट स्टाइल ही अवॉइडेंट टाइप का हो। तो उसमें क्या होता है कि इवन इफ आप बहुत ज़्यादा सिक्योर हैं, आप बेवकूफ़ तो नहीं हैं। तो आपको सिक्योर होना और सिक्योर होते हुए कमिटमेंट एक्सपेक्ट करना और क्लिंगी होना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। अगर आप एक सिक्योर इंसान भी हैं, लेकिन आप कुछ अपना टाइम एफर्ट्स लगा रहे हैं उस रिलेशनशिप में, तो ऑब्वियसली ये बात जानना आपके लिए ज़रूरी होगा ही कि ये रिलेशनशिप कहीं और जा भी रहा है, या ये सिर्फ वी आर जस्ट मीटिंग, गेटिंग इंटीमेट एंड दैट इज़ इट। देयर इज़ नो कमिटमेंट देयर। ये बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हैं, तो अगला इंसान आपको मैनिपुलेट कर सकता है, आपको शायद ये बोल सकता है कि आप क्लिंगी हैं, पर ऐसा नहीं है। इसीलिए आपको समझने की ज़रूरत है कि क्या आप सच में क्लिंगी हैं? क्या सच में आप एक एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल के इंसान हैं, या एक अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल के इंसान हैं, या फिर बात कुछ और है। कई बार ऐसा होता है कि आपको सब कुछ ठीक तो लग रहा है, लेकिन कहीं न कहीं आपको डाउट्स हैं कि वो इंसान अपना 100% नहीं दे रहा, और इसी वजह से आप कुछ भी कमिट नहीं कर पा रहे। या आपको कुछ डाउट्स हैं उस इंसान पे और इस वजह से आप कमिट नहीं कर पा रहे, और अगला इंसान आपको ये बोले कि आप कमिटमेंट फोबिक हैं, या आपको कमिटमेंट नहीं देनी है, आप अवॉइडेंट हैं। कोई और आपको अगर बताता है ये बातें, तो क्योंकि ये बातें बाहर से आपको सुनने को मिल रही हैं, तो हम कई हद तक, अगर स्पेशली अगर रिपीटेडली कोई इंसान आपको बता रहा है कि आप ऐसे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हम उस चीज़ को बिलीव कर लेते हैं बिना खुद से ये सोचे समझे कि एक्चुअली सच क्या है। मैं समझती हूँ इस बात को कि कई बार अपने बारे में जानना बहुत मुश्किल होता है। अपने बारे में सीखना, समझना और सच को एक्सेप्ट करने की कोशिश करना भी काफ़ी मुश्किल हो सकता है। बट एट द सेम टाइम ये करना ज़रूरी है, खुद को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला इंसान आपको मैनिपुलेट कर रहा होता है और आपको पता भी नहीं चलता, और कई बार खुद उस इंसान को भी पता नहीं चलता कि वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है। हैविंग सेड दैट, कई बार ऐसा भी होता है कि अगर हम खुद को पकड़ लें बहुत ज़्यादा एंग्शियस होते हुए, या बहुत ज़्यादा क्लिंगी होते हुए, या बहुत ज़्यादा अवॉइडेंट होते हुए, और हम अपने पैटर्न्स पे थोड़ा काम करने की कोशिश करें, तो हम एक अवॉइडेंट या एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल के इंसान से एक सिक्योर इंसान बन सकते हैं, एक सिक्योर स्टाइल ऑफ अटैचमेंट वाले इंसान बन सकते हैं। थोड़ा मुश्किल हो सकता है, थोड़ा आपको खुद पे काम करने की कोशिश करनी पड़ सकती है, लेकिन ये पूरी तरीके से पॉसिबल है। इस बुक के अनुसार सबसे पहली चीज़ जो इसमें डिस्कस की गई है, वो यही है कि आप पहले अगर अपने पैटर्न्स को समझना चाहते हैं, तो 2 बातें हैं, जो आप अभी कर रहे हैं, उन्हें नोटिस करें, और अपने बारे में जानने के लिए अपने बचपन में जाएँ। उसके लिए आपको चाहे अपने पेरेंट्स से बात करने की ज़रूरत पड़ रही है, अपने सिबलिंग से, अपने चाइल्डहुड फ्रेंड से। अब क्योंकि बहुत सारे लोगों को अपने बचपन की बातें याद नहीं रहती हैं, लेकिन पेरेंट्स को याद रहती हैं कि आप अपने बचपन में कैसे थे। हो सकता है आपके कोई बड़े सिबलिंग्स हों, उनको याद रह सकता है कि आप किस तरीके की हरकतें किया करते थे। तो इस वजह से आप अभी क्या कर रहे हैं और आपका बचपन कैसा रहा है, या बचपन में किस तरीके का पैटर्न शो करते थे, वो दोनों ही समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये जानने के लिए कि आपका एक्चुअल अटैचमेंट स्टाइल क्या है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि धीरे-धीरे जैसे-जैसे हम बढ़ते रहते हैं, हमारा अटैचमेंट स्टाइल थोड़ा चेंज होने लगता है, और बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है ये इस बात पे कि आपके लाइफ में किस तरीके के लोग आए, किस तरीके के चैलेंजेस आए, आपके कौन से डर सामने आए, किस तरह से आपने खुद को हैंडल किया है या करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाए। तो इन सारी बातों पे डिपेंड करता है कि आपका आज अटैचमेंट स्टाइल क्या है, आपके आज के पैटर्न्स क्या हैं, और उससे आप अपने टॉक्सिक ट्रेट्स को समझ सकते हैं, अपने अटैचमेंट स्टाइल को समझ सकते हैं, अपने आप को समझ सकते हैं, जिससे आपको बहुत आसानी होती है ये जानने में कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए, जिससे आपको सहूलियत हो और अगले इंसान को भी सहूलियत हो ग्रोथ में, एक हैप्पी रिलेशनशिप में, और ओवरऑल
हैप्पीनेस में, ओवरऑल सेटिस्फैक्शन में ऑफ योर रिलेशनशिप एंड ऑफ योर लाइफ। इस बुक में रिलेशनशिप को लेकर के एक ट्रैप के बारे में भी बात की गई है, जिसको कि एंग्शियस अवॉइडेंट ट्रैप बोलते हैं। ऐसा इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन दिस साइकिल, इन दिस ट्रैप, एक इंसान जो एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल का इंसान है, वो एक ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में आ जाता है जो एक अवॉइडेंट रिलेशनशिप टाइप का इंसान है। अब होता क्या है कि जो एंग्शियस इंसान है उसको क्लोजनेस चाहिए, रीअश्योरेंस चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, लेकिन जो अवॉइडेंट इंसान है वो इमोशनल डिस्कशन से दूर भागता है, उसको क्लोजनेस नहीं चाहिए। जब एक्चुअल इंटीमेसी होती है तो उसकी इनसिक्योरिटीज बहुत ज्यादा बढ़ने लगती हैं, और क्योंकि ऐसा होता है वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे की इनसिक्योरिटीज को और भी ज्यादा उभारते हैं और भी ज्यादा सामने लेकर के आते हैं, लेकिन एक दूसरे को छोड़ नहीं पाते। क्योंकि होता ये है कि जैसे ही जो एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल का इंसान है, वो एक बार को ये समझ जाएगा कि ठीक है, दिस इज नॉट वर्किंग फॉर मी, लेट मी जस्ट मूव आउट। जब जैसे ही वो दूर जाने की कोशिश करेगा, भागने की कोशिश करेगा, ये जो अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल वाला इंसान है, इसको अब थोड़ा कंफर्टेबल फील होने लगेगा और ये उस इंसान को जाने नहीं देगा, उसे रोक करके रखेगा। लेकिन जैसे ही वो वापस उसकी लाइफ में आ जाएगा, ये जो इनसिक्योर इंसान है, जो एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल का इंसान है, उसे फिर से अपनी सिक्योरिटी के लिए रीअश्योरेंसेस फिर से चाहिए होंगे, उसको फिर से कमिटमेंट चाहिए होगी, उसको फिर से इमोशनल बातें करनी होंगी, और फिर ये जो अवॉइडेंट टाइप का इंसान है ये दूर भागने की कोशिश करेगा। एंड क्योंकि जो दूसरा इंसान है वो एंग्शियस है, वो उसे फिर पकड़ने की कोशिश करेगा कि प्लीज मुझे अश्योरेंसेस दो, और इसीलिए ये ट्रैप इसी तरीके से चलता रहता है और इससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक और अनोखी बात जो इस बुक में बहुत ही अच्छे से हाईलाइट की गई है, वो ये है कि एक्चुअली जो डेटिंग पूल होता है उसमें जो एंग्शियस टाइप के लोग और अवॉइडेंट टाइप के लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द सिक्योर अटैचमेंट टाइप ऑफ पीपल। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो इंसान ऑलरेडी एक सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल को फॉलो करता है या जिसका अटैचमेंट स्टाइल सिक्योर है, उसके रिलेशनशिप साइकिल्स इतनी जल्दी जल्दी टूटते नहीं हैं। अगर एक बार वो एक स्टेबल रिलेशनशिप में आ गया तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि वो उस रिलेशनशिप को मेंटेन कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर वो स्ट्रेंथ और कामनेस है जिससे वो रिलेशनशिप को हैंडल कर सकता है, इमोशनल फ्लक्चुएशंस को भी हैंडल कर सकता है। लेकिन ऐसा एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल और अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल के लोगों में नहीं होता है। इस वजह से होता क्या है कि उनके रिलेशनशिप्स टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं, फिर टूटते रहते हैं। इससे उनकी इनसिक्योरिटीज और बढ़ती रहती हैं और एम्पलीफाई होती रहती हैं, और वो फिर उसी ट्रैप में फंस के निकल के फिर उसी ट्रैप में फंस के उसी डेटिंग पूल में रह जाते हैं। जबकि सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल के लोग उस डेटिंग पूल से बाहर निकल के एक हैप्पी रिलेशनशिप को लीड कर रहे होते हैं। इसी वजह से खुद को जानना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम जैसे जैसे खुद को जानेंगे वैसे वैसे हमारी सिक्योरिटी बढ़ती रहेगी और हमें ये समझ में आने लगेगा कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। हम किस तरीके के लोगों को अपने लाइफ में रख सकते हैं और किन लोगों से हमें खुद को दूर रखने की जरूरत है। क्या बातें हैं जो हमारी इनसिक्योरिटीज को और ज्यादा प्रोवोक करती हैं और क्या बातें हैं जो उन्हें काम डाउन करती हैं। तो ये बुक जो है अटैच्ड, ये एक बहुत ही अच्छी बुक है अगर आप भी उस डेटिंग पूल में फंसे हुए हैं और आप एक के बाद एक लोगों से मिलते तो हैं, डेट तो करने की कोशिश करते हैं, बट इट एंड्स अप नोवेयर। आपको हर बार ये फील होता है कि आप जिसके भी साथ हैं वो आपको वो स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहा, या आप उतना सेफ, सिक्योर, कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बुक प्लीज पढ़िए, उसे समझने की कोशिश करिए, खुद को समझने की कोशिश करिए, और अपने बारे में आप जितना डेटा एक्यूमुलेट कर सकते हैं उतना प्लीज एक्यूमुलेट करिए। बहुत ऑनेस्ट रहिए अपने बारे में जब आप चीजें ढूंढने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ऑनेस्ट रहिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। व्हेन आई एम सेइंग दैट, please do not misunderstand this with going out on dates and understanding that they are not your type. ऐसा बहुत बार होता है बहुत सारे लोगों के साथ कि वो फॉर एग्जाम्पल दे वॉन्ट टू डेट नाउ दे आर आउट इन द डेटिंग पूल, दे आर गोइंग आउट ऑन डेट्स एंड मीटिंग पीपल, और वो 4 दिन 5 दिन किसी से बात करते हैं, 1 महीने किसी से बात करते हैं, और उन्हें समझ में आता है कि नहीं, ये इंसान मेरे लायक नहीं है। बहुत जरूरी है आप इस बात को समझिए, डिफरेंस समझने की कोशिश करिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी इस बात को। अगर आप किसी से मिलके उसे डेट करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको जैसे ये समझ में आता है कि नहीं, ये इंसान मेरे लायक नहीं है, या मैं उसके लायक नहीं हूँ, या हम साथ में कंपैटिबल नहीं होंगे शायद, या मुझे ये सही नहीं लग रहा, आप वहां से तुरंत निकल जाते हैं, दोबारा उससे कांटेक्ट नहीं करते हैं या उस चीज को वहीं खत्म कर देते हैं। इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम आप किसी से मिल रहे हैं, किसी को डेट कर रहे हैं, और आपको ये समझ में भी आ चुका है कि शायद वो इंसान आपके लिए ठीक नहीं है, या उस इंसान को समझ में आ गया है कि वो आपको इतना पसंद नहीं करता, या दे डोंट सी अ फ्यूचर विद यू, और या तो वो आपको जाने नहीं दे रहा और आप वहां क्लिंग करके बैठे हैं, या आप उसे नहीं जाने दे रहे और
आप वहां क्लिंग करके बैठे हैं। वो दोनों ही केसेस में इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस सिनेरियो दैट आई एक्सप्लेन टू यू, वेयर यू अंडरस्टूड दैट दिस इज नॉट राइट फॉर मी एंड यू मूव्ड ऑन. In the second scenario, you understood that this is not right for you and you're still holding on to it. I don't know why, you don't know why, but you're still there holding on to it, knowing that it is not going anywhere. वहां आपका पैटर्न है जो आपको नोटिस करने की जरूरत है, उसे समझने की जरूरत है. लेकिन जो पहला पैटर्न मैंने डिस्कस किया, कई बार हो सकता है कि आपको लोग बोलेंगे कि तुम सीरियस होते ही नहीं हो किसी के लिए, तुम तो इतनी जल्दी जल्दी लोगों को डेट करना शुरू कर देते हो और इतनी जल्दी जल्दी खत्म कर देते हो, दैट मीन्स तुम में कोई प्रॉब्लम है. ऐसा नहीं है. अगर आपको ये समझ में आ जा रहा है कि आपके लिए क्या सही नहीं है और आप वहां से मूव ऑन कर ले रहे हैं, तुरंत उस चीज को वहीं पे स्टॉप कर दे रहे हैं, उसमें कुछ भी गलत नहीं है. दो तरीके से लोगों के लाइफ में उनके लाइफ पार्टनर्स आते हैं. या तो एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो गया जो यूजुअली उस टाइम पे होता है जब हम अपने टीन्स में होते हैं, जब हम अपने कॉलेज में होते हैं, या फिर अर्ली टाइम्स जहां पे हम अपना करियर स्टार्ट कर रहे होते हैं. वहां ये पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है कि सडनली कोई आपकी लाइफ में आ गया, आपने एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड किया, क्योंकि आपको एक दूसरे से बहुत एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हैं, आप एक दोस्ती डेवलप कर रहे होते हैं और फिर आपको किसी से प्यार हुआ और आप रिलेशनशिप में आए, इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द सेकेंड पैटर्न, the arranged pattern, where either your family, your friends, or you yourself are arranging a date for yourself, arranging to find a partner for yourself. Both these scenarios are very different. In the first scenario, you have time, you have the luxury to know the person. In the second scenario, the time is less, you need to know the person as fast as you can so that you can make a decision for yourself and for the other person also. क्योंकि जब आप डिसीजन लेंगे तभी अगले इंसान को भी समझ में आएगा, जब वो कोई डिसीजन लेगा तभी आपको भी समझ में आएगा. अगर आपको लगता है कि आपको वो इंसान पसंद है, आप उस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, लेकिन वो इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा काफी टाइम स्पेंड करने के बाद भी, तो क्या वहां रुकना सही है? ये गलत है, राइट? दूसरी तरफ अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, वो इंसान बहुत ही इमोशनली एम्पलीफाइड है, आप उसे हैंडल नहीं कर पाएंगे, आपको ये बात समझ में आ गई, तो क्या उसे वहीं रोक देना सही नहीं है? अगर उसे वहीं रोक करके आप मूव ऑन करते हैं और दूसरे रिलेशनशिप को ढूंढने की कोशिश करते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है. तो अगर आपको क्लैरिटी है अपने अंदर कि आप क्या कर रहे हैं, तो अगर आपको बाहर से कोई ये बोलने की कोशिश करता है दैट यू जस्ट कीप हॉपिंग फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर and you will probably never end up in a long term serious relationship, please do not listen to them. The only person you should listen to the most when figuring out a relationship is your gut feeling, your intuition, your heart. But please be very, very honest when you are talking to yourself about your patterns, about your relationship attachment styles, about who you are, because that is going to give you a stable happiness some point of time in life. तो ये था आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसके बारे में मैं आपसे बहुत लंबे टाइम से बात करना चाह रही थी, लेकिन बीच में क्योंकि एक बहुत ही बड़ा गैप आ गया था तो मैं इस बुक के बारे में शेयर नहीं कर पाई. लेकिन हाँ, ये बुक अटैच्ड इज वन बुक विच आई रियली वांटेड टू शेयर अबाउट इन डिटेल विद यू, बिकॉज आई नो दीज डेज द डेटिंग सिनेरियोज आर, I don't know, it's very difficult, especially with all the kinds of terms coming up, the situationship, the polygamy, the open relationships and whatnot. It has become even more difficult to find a secure, permanent kind of a relationship. So that is why I really wanted to talk about this. So yeah, that's all for today's video. I'll see you on next Thursday. Tab tak ke liye, bye bye.